आजकल आप एक शब्द बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, ग्लोबल साउथ। और आपके दिमाग में सवाल भी आया होगा कि क्या है ग्लोबल साउथ। इसी पहलू पे बात करते हैं आज। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 140 करोड़ से अधिक भारतीयों ने इतिहास रच दिया। भारत ने अंतरिक्ष में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसको बड़े बड़े विकसित राष्ट्र और अपने आप को अंतरिक्ष महाशक्ति कहने वाले राष्ट्र भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम वो पहले देश हैं जिन्होंने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, और वो भी वहां की जहां आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। जी हाँ, साउथ पोल पर। लेकिन अब आते हम अपने मुद्दे पर कि आखिर ये ग्लोबल साउथ क्या है, लगातार क्यों चर्चा में ग्लोबल साउथ है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर जब जहां जाते हैं तो ग्लोबल साउथ की बातें करती हैं। चलिए अब हम अपने आज के इस मुद्दे पर आते हैं, और आज का मुद्दा है ग्लोबल साउथ का। ये शब्द हाल के दिनों में आपने समाचारों और राजनीतिक गलियारों में सुना ही होगा, क्योंकि इन दिनों पीएम मोदी वैश्विक मंचों पर लगातार ग्लोबल साउथ को लेकर अपने विचार और प्लान दोनों दुनिया के सामने रख रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी ने तो भारत को ग्लोबल साउथ का नेता ही स्वीकार कर लिया है। पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मारोपे ने प्रधानमंत्री को ग्लोबल साउथ का नेता बताया। चूंकि इस समय पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका के दौरे पर थे, तो उन्होंने यहां पर भी सभी को संबोधित करते हुए ग्लोबल साउथ की आवाज को फिर से बुलंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के अंदर भी इस इशू को उठाया कि ग्लोबल साउथ को जो है आप दरकिनार नहीं कर सकते, ग्लोबल साउथ की एक आवाज बननी बहुत जरूरी है, और ग्लोबल साउथ विश्व में आने वाले समय में बहुत बड़ी अपनी भूमिका भी अदा करने वाला है। तो अब ये सवाल आप सभी के मन में आ रहा होगा कि आखिर ये ग्लोबल साउथ है क्या, और भारत इसमें इतनी रुचि क्यों रख रहा है, और भारत को इससे क्या लाभ है। आइए आज डेमोक्रेसी 360 में हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ के बारे में और जानते हैं ग्लोबल साउथ का पूरा गणित। नमस्कार, मेरा नाम है सोमवीर कौशिक और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। इस वर्ष जनवरी में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में 125 देशों ने भाग लिया। Ahead in its right context and given support by you, the leader of the global south, and I put to you as the leader of the third world. तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि ये ग्लोबल साउथ आखिर है क्या। ग्लोबल साउथ शब्द का पहली बार वर्ष 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ऑगलेस्बी द्वारा दिया गया था। सरल शब्दों में अगर आप इसको समझें तो आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया। एक है ग्लोबल नॉर्थ, दूसरा है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में अमेरिका, जापान, कोरिया, यूरोपीय देश जो हैं वो आते हैं, दुनिया के विकसित और समृद्ध देश आते हैं, जबकि ग्लोबल साउथ में आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर कम विकसित या अविकसित राष्ट्र आते हैं। इसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशनिया के देश हैं। आप अपनी स्क्रीन पर यह मैप देखिए, इसमें नीचे का हिस्सा ग्लोबल साउथ को, ऊपर का हिस्सा ग्लोबल नॉर्थ को दर्शाता है। अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित ज्यादातर देश विकसित और संपन्न हैं, जबकि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ज्यादातर देश अविकसित अथवा विकासशील हैं और गरीबी से जूझ रहे हैं। यानी यह दुनिया में एक तरह की छिपी हुई रेखा है जो विकसित और अविकसित देशों के बीच लाइन खींचती है, या फिर यह कहें कि अमीरी और गरीबी को दर्शाती है। खैर, अमीरी और गरीबी को साइड में रखते हैं क्योंकि ये शब्द हमें मुद्दे से थोड़ा भटका सकते हैं, इसलिए इन्हें विकसित और अविकसित ही रहने देते हैं और इसी के हिसाब से इसको समझते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। अब आप सोच रहे होंगे कि विकसित देशों के तो नाम बता दिए, लेकिन ये ग्लोबल साउथ में कितनी कंट्रियां आती हैं, आइए अब इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल साउथ में लगभग 100 देश आते हैं। इस साल 12-13 जनवरी को भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ नाम से वर्चुअल समिट आयोजित की थी। इस समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। यह पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर ग्लोबल साउथ देशों का सम्मेलन हुआ हो। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर ग्लोबल साउथ अविकसित क्यों है, आखिर वो कारण क्या थे। अब तक शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये ग्लोबल साउथ अविकसित और पिछड़ा क्यों रह गया। असल में इसके एक नहीं अनेक कारण हैं। अब चाहे वो उपनिवेशीकरण हो या फिर ग्लोबल नॉर्थ की ताकत, फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अमेरिका का हावी होना हो, चीन की कर्ज जाल वाली नीति भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। ग्लोबल साउथ और जियोपॉलिटिकल की बातें करें तो दुनिया की एक बड़ी आबादी दक्षिणी विश्व में रहती है और इन देशों में प्राकृतिक संसाधन भी अधिक हैं, लेकिन फिर भी वैश्विक नीतियां और योजनाएं बहुत हद तक ग्लोबल नॉर्थ द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। ये एक बड़ा कारण भी साबित हो सकता है इस बात को लेकर।
क्योंकि अगर जब नीतियां जहां से निर्धारित की जा रही हैं उनका इम्पैक्ट जो है डायरेक्ट ग्लोबल साउथ पर आता है। भारत भी ब्रिटिश राज के अधीन था और भारत का भी आर्थिक और सामाजिक शोषण हुआ, लेकिन नाइजर इसका अच्छा और ताजा उदाहरण है, आपके सामने हो सकता है। यहाँ खनिजों का अपार भंडार है, फिर ये देश भुखमरी और गरीबी के साथ अंधकार की मार झेल रहा है। यहाँ से यूरेनियम लेकर यूरोप जगमगा रहा है और नाइजर ठीक वैसे ही है जैसे दिए के तले अंधेरा हो, यानी वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना उद्योग है, ना बिजली है, ना राशन है, ना ही अच्छा पानी है, ना चिकित्सा व्यवस्था है, ना स्कूल है, ना एजुकेशन है। यानी कि जो यूरोपियन राष्ट्रों ने उसका दोहन ही किया और यही वो कारण है जिसके कारण से ये अविकसित रह गया। और ग्लोबल साउथ को भी बड़े पैमाने पर आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। वर्तमान में कितना ताकतवर है ग्लोबल साउथ, ये एक बड़ा सवाल है, ये जानना भी चाहिए हमें। ग्लोबल साउथ की परिभाषा जो भी हो, लेकिन वर्तमान भूतकाल को सीधे चुनौती दे रहा है। अब चाहे बात आर्थिक शक्ति की हो या सैन्य शक्ति की हो या फिर डिजिटल क्रांति के साथ अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की हो, ग्लोबल साउथ हर जगह नॉर्थ को न सिर्फ टक्कर दे रहा है बल्कि उनको पीछे भी छोड़ता जा रहा है। आप कल का चंद्रयान देख लीजिए या फिर भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत देख लीजिए, कहीं से कम थोड़ी है हम। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा आंकड़ों के साथ दूसरे तथ्यों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ग्लोबल साउथ में हाल के दशकों में धन और राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 3 ग्लोबल साउथ की होंगी, जिसमें चीन और भारत अग्रणी है। आप समझ रहे हो ताकत कितनी बड़ी होने वाली है? आप समझ रहे हो ग्लोबल साउथ का आने वाले समय में महत्व कितना बड़ा होगा? अभी हाल ही में ब्रिक्स का समिट खत्म हुआ। अगर ब्रिक्स देशों जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त संकलन घरेलू सकल उत्पाद जीडीपी पहले से ही G7 देशों से अधिक है। इसके अलावा चीन, सऊदी अरब और ब्राजील जैसे ग्लोबल साउथ के राजनेता तेजी से वैश्विक मामलों में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं और इन देशों की अर्थव्यवस्था किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो अब बात करते हैं ग्लोबल साउथ के विकास में चुनौतियां क्या क्या रहने वाली हैं, क्योंकि किसी भी चीज का दूसरा पहलू भी जानना बहुत जरूरी होता है। किसी देश का विकास हो या फिर कोई राजनीतिक संगठन या फिर जियोपॉलिटिक्स के अंदर बनने वाले अलायंस या पार्टनर, इन सब के साथ चुनौतियां भी साथ ही आती हैं। इसी प्रकार से ग्लोबल साउथ के सामने भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्लोबल साउथ अगर एक साथ मिलकर काम करे तो विकास की रफ्तार बुलेट की स्पीड से आगे जाएगी, लेकिन उस रफ्तार के अंदर जो स्पीड ब्रेकर है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आइए कुछ बड़ी चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। बड़ी चुनौतियों में अगर आप देखेंगे तो रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उसका काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आप चाहे फ्यूल क्राइसिस ले लीजिए, चाहे खाद्य आपूर्ति को लेकर देखिए, पूरा जो ग्लोबल साउथ इससे जूझ रहा है। हरित ऊर्जा का जो लगातार प्रसार हो रहा है, उसका चलन आ रहा है, उसका इफेक्ट भी जो है ग्लोबल साउथ पे पड़ेगा। चीन का हस्तक्षेप, चीन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए ग्लोबल साउथ में तेजी से अपनी पैठ बना रहा है। अमेरिकी आधिपत्य यानी कि अमेरिका का वर्चस्व, अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका वैश्विक वित्तीय बाजारों पर पर्याप्त प्रभाव है। अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रमुख मुद्रा बना हुआ है और कई देशों द्वारा इसे आरक्षित मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। संसाधनों तक अपर्याप्त पहुंच, उदाहरण के लिए औद्योगिकरण 1960 के दशक की शुरुआत से ही उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में झुका हुआ है और इसी संबंध में वैश्विक अभिसरण का कोई बड़ा सबूत नहीं मिला है। कोविड-19 का प्रभाव, कोविड-19 महामारी ने पहले से ही मौजूद विभाजन को और अधिक बढ़ा दिया है। न केवल देशों को महामारी के शुरुआती चरण से निपटने में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, बल्कि आज जिन सामाजिक और व्यापक आर्थिक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, यह ग्लोबल साउथ के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है और खराब स्थिति भी है। भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में क्यों देख रहे हैं राष्ट्र? मैं जानता हूं कि आप इस सवाल का जवाब काफी देर से सुनना चाह रहे थे, तो आइए अभी इस पर बात करते हैं। देखिए, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जो है बढ़ती हुई तेजी से अर्थव्यवस्था सामने बन के बाहर आया है। भारत के 140 करोड़ से ज्यादा की युवा आबादी और डिजिटल क्रांति के साथ बढ़ते भारत के कदमों से अब ग्लोबल नॉर्थ भी सीख रहा है। हमारा UPI सिस्टम हो, आधार सिस्टम हो या फिर अन्य कोई योजनाएं हो, विकासशील ही नहीं विकसित देश भी अभी इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं और अपनाने को लेकर बात भी कर रहे हैं। भारत की विदेश नीति का लोहा तो रूस यूक्रेन युद्ध में विश्व ने देख ही लिया। शांति और वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ भारत पूरे विश्व को अपना घर मानता है, यानी भारत से किसी को खतरा है नहीं, क्योंकि हमारी पॉलिसी में यूरोपियन और अमेरिकी देशों की तरह ना तो अवसरवाद की राजनीति है और ना हम विस्तारवाद के पक्षधर हैं।
इस लिहाज से ग्लोबल साउथ के काफी देश भारत की ओर उम्मीद और आश के साथ देख रहे हैं। भारत को इससे क्या फायदा है? आइए अब हम अपने इस आखिरी सवाल का जवाब भी तलाशने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विश्व में और जियोपॉलिटिक्स में बिना किसी फायदे नुकसान के ना तो कोई नीति बनती है और ना ही कोई संगठन बनता है। लेकिन अब बात यह है कि भारत को इससे लाभ क्या है? तो इसका जियोपॉलिटिकल तो लाभ है ही, लेकिन भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बाजार चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ भारत का ही हित है, भारत का ही लाभ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर भारत आर्थिक तौर पर मजबूत होगा तो ग्लोबल साउथ खासकर अफ्रीकी देश भी विकास की रफ्तार पकड़ेंगे। वहां पर लगने वाले उद्योगों से उन देशों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन्हीं सब कारणों के चलते विश्व भारत की तरफ जो है देख रहा है। और भारत ग्लोबल साउथ को लेकर कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अफ्रीका संघ में आने वाले 55 देशों के लिए भारत ने G20 में स्थायी सदस्यता को लेकर विचार रखा है कि अफ्रीकी संघ को जो है G20 की स्थायी सदस्यता मिले। इसको लेकर भारत प्रयास कर रहा है। तो कैसी लगी आपको ग्लोबल साउथ पर हमारी ये जानकारी? आशा करता हूं अब आपको ग्लोबल साउथ से जुड़े अधिकांश सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको क्या लगता है इसमें हमें और क्या क्या कवर करना चाहिए था, या इसको आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।